अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी और पाकिस्तान में फ़ीकस आमदनी में कमी के असबाब क्या हैं। तो फ़ीकस आमदनी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम कुल कौमी आमदनी को कुल आबादी पर डिवाइड करते हैं तो फ़ीकस आमदनी हासिल होती है। 2018 और 19 के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी $1497 सालाना है। $1497 सालाना, जो कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में बहुत ही कम है। तो पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है। यहाँ पर कुदरती ज़राए की किल्लत है। हमारे 42% जो आबादी है वो वैसे ही जाहिल अनपढ़ है। उनकी इस्तादेकार कम है, वो सुस्त और काहिल हैं। काश्तकारी में भी वो पुराने तरीके ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उनकी आमदनियाँ कम है तो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि वो काश्तकारी के लिए अच्छे और जदीद तरीके इस्तेमाल करना। तो पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी का अगर हम मुवाज़ना करें दूसरे ममालिक से, तो हमारे यहाँ की फ़ीकस आमदनी तरक्की याफ्ता ममालिक और यूरोपीय ममालिक से बहुत कम है। हमारा मेयार ज़िंदगी लोगों का बहुत कम है। हमें वो सहूलतें और असाशियात मुयसर नहीं हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक को मुयसर हैं। तो इसमें भी जो ये तरक्याती रिपोर्ट के मुताबिक दी हुई हैं फ़ीकस आमदनी, तो बहुत ज़्यादा इसमें 4 कैटेगरीज़ हैं। बहुत ज़्यादा बुलंद इंसानी तरक्की वाले ममालिक, दरमियानी इंसानी तरक्की वाले ममालिक और कम इंसानी तरक्की वाले ममालिक। तो इसमें से भी आपने चारों पोर्शन में से 3-3 कंट्रीज़ के नेम आपको याद होने चाहिए। बीच में अगर इनकी वैल्यू आपको याद नहीं होती देन इट्स ओके, लेकिन आपको इन कंट्रीज़ के नाम पता होने चाहिए। चारों कैटेगरीज़ के 3-3 कंट्रीज़ के नाम याद करें। अब हमें ये तो मालूम है कि हम चूँकि एक पसमानदा मुल्क हैं, अभी हम तरक्की कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ फ़ीकस आमदनी कम है। अब हमने इस बात का जायज़ा लेना है कि फ़ीकस आमदनी पाकिस्तान में कम क्यों है। सबसे पहले है कि हमारे यहाँ कुदरती ज़राए की किल्लत है। पाकिस्तान में जो अहम कुदरती ज़राए हैं, कोयला, लोहा, पेट्रोल, ये बहुत कम मिकदार में हैं, लेकिन ये चीज़ें हर मुल्क की ज़रूरत हैं। हमारी सनती चीज़ों के लिए हमें सनतें चलाने के लिए कोयला चाहिए, और हमारी जितनी सनती चीज़ें पैदा होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी, चूँकि हमारे पास लोहा नहीं है, हम मशीनरी अपने मुल्क में नहीं बना सकते। हम ये सारी चीज़ें बाहर के मुल्क से दरामद करते हैं, जिसकी वजह से हमें करोड़ों रुपए का ज़र मुबादला इनकी दरामद पर खर्च करना पड़ता है, और कर्ज़ लेकर हम चीज़ें ये दरामद करते हैं। ठीक है, लोहा और कोयला किसी मुल्क की मौशी तरक्की के लिए बुनियादी चीज़ें हैं। फिर पाकिस्तान में जंगलात का रकबा भी बहुत कम है। हालांकि माहिरीन के मुताबिक किसी मुल्क की मौशी तरक्की के लिए 25% रकबा जो है जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए। फिर हमारे यहाँ जो दीगर ज़राए मसलन हैवानात, माहीगिरी, नबातात वगैरह की भी कमी है, जिसकी वजह से लोगों की आमदनियाँ बहुत कम हैं। जैसे अब सऊदी अरब के पास पेट्रोल के ज़खायर हैं। पहले वो मुल्क सऊदीया भी इतना अमीर मुल्क नहीं था, लेकिन जब वहाँ ये कुदरती ज़खायर दरियाफ़्त हुए, पेट्रोल दरियाफ़्त हुआ, तो वो भी अमीर तरीन ममालिक में शुमार होना शुरू हो गया। दूसरा, हमारे मुल्क में लोगों की इस्तादे कार बहुत पस्त है। इस्तादे कार क्या है कि लोग जो हैं वो कितनी पैदावार दे सकते हैं, वो उनकी इस्तादे कार कहलाती है। 45% तो हमारी आबादी जो है वो अनपढ़ और जाहिल है, जिसकी वजह से लोग जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल उनको नहीं आता, वो इस्तेमाल करने से महरूम है। फिर हमारे यहाँ जो मौसमी हालात हैं उन्होंने भी लोगों को सुस्त और काहिल बना दिया, वो आराम पसंद हो गए हैं। फिर मौशियत का हमारा जो मुल्क है मौशी तौर पर एक ज़रई मुल्क है, लेकिन हमारे ज़राअत में भी जदीद तरीक़ा काश्तकारी को नहीं अपनाया जाता, फ़ी एकड़ पैदावार कम रह जाती है। फिर ज़रई शोबा में 20 से 25% मख्फी बेरोज़गारी पाई जाती है। मख्फी बेरोज़गारी क्या होती है? जिससे मतलब छुपी हुई बेरोज़गारी, कि जितने लोग काम कर रहे हैं ज़राअत में, उतने लोगों की ज़रूरत नहीं है। कि एक काम जो है वो 10 लोग कर रहे हैं, अगर वही काम 3 से 4 लोग भी करें तो उतनी ही पैदावार होगी जितनी 10 लोगों की वजह से हो रही है। तो बाकी लोग जो हैं उनको लग तो ये रहा होता है कि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमें रोज़गार मिला हुआ है, लेकिन असल में वो मख्फी बेरोज़गारी होती है कि जो काम 10 लोग कर रहे हैं वो काम 5 लोगों से भी हो जाएगा, 5 लोग एक्स्ट्रा तौर पर उसमें लगे हुए हैं। ये मख्फी बेरोज़गारी कहलाती है। फिर हमारे यहाँ आबादी का दबाव बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में अफज़ाइश आबादी की शरह बहुत बुलंद है। हमारे यहाँ 1961 की मरदमशुमारी के मुताबिक शरह अफज़ाइश 1.8% सालाना थी, जो कि 1972 में बढ़कर 3% हो गई। आबादी में मौजूदा शरह इजाफा तकरीबन 2.4% जो है वो सालाना है, जो कि एशिया में बुलंद तरीन है। इसके बरक्स हमारी कौमी आमदनी में इजाफा इस शरह से नहीं होता, जिसके नतीजा में हमारी फ़ीकस आमदनी बहुत सुस्त है। आबादी में इजाफे की वजह से खुराक की किल्लत, रहायशी सहूलतों की कमी, बेरोज़गारी, महंगाई और माहौलियाती आलूदगी जैसे मसाइल पैदा हो गए हैं। आबादी बहुत मैटर करती है फ़ीकस आमदनी में, क्योंकि इसका फार्मूला ही कुल कौमी आमदनी को हम डिवाइड कर रहे हैं कुल आबादी में। हमारी
कौमी आमदनी में जितना भी इजाफा होता चला जाए, अगर हमारी आबादी भी उसी स्पीड से बढ़ रही है या उससे ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है जिस निस्बत से हमारी कौमी आमदनी में इजाफा हो रहा है, तो हमारी फ़ीकस आमदनी कभी भी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। फिर हमारे मुल्क में सरमाए की किल्लत है, क्योंकि सरमायाकारी से ही सनतें कायम होंगी, सनतें कायम होंगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन सरमाए की किल्लत है क्योंकि लोगों की आमदनियाँ कम हैं, तो वो बचत नहीं कर पाते। उनकी ज़्यादातर आमदनी अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को ख़रीदने में ही खर्च हो जाती है। जब बचतें नहीं होंगी तो मुल्क के अंदर सरमायाकारी नहीं होगी, तो लिहाजा कौमी आमदनी और फ़ीकस आमदनी की इजाफा की रफ्तार भी सुस्त होकर रह गई है। फिर हमारी मौशियत जो है वो पसमानदा है, क्योंकि मौशियत का ज़्यादातर दारोमदार ज़राअत पर है, लेकिन ज़राअत फरसुदा है। इसमें जदीद तरीके काश्तकारी नहीं अपनाते। मौशियत जो है वो गुर्बत के मनहूस चक्कर में फंसी हुई है। ज़रूरी खाम माल की बरामद की वजह से निस्बत दरामद बरामद भी गैर मुवाफिक हो चुके हैं, क्योंकि हम जो चीज़ें बरामद करते हैं वो ज़्यादातर जैसे कपास पर मुश्तमिल है या ज़्यादा से ज़्यादा धागे पर मुश्तमिल है। हम कोई सनती चीज़ जो है वो बहुत कम बरामद करते हैं। दूसरे मुल्कों को बेचने वाली हमारी चीज़ें जो हैं वो रॉ मटेरियल ही होता है, खाम माल इब्तदाई शक्ल में बेचते हैं और उनकी कीमतें कम होती हैं। हालांकि दूसरे ममालिक से हम मंगवाते क्या हैं, हम वहाँ से केमिकल्स मंगवाते हैं, मशीनरी मंगवाते हैं, पेट्रोल मंगवाते हैं, तैयार शुदा चीज़ें। ज़्यादा तैयार शुदा चीज़ों की कीमत ज़्यादा होती है, तो हम दूसरे मुल्क को पे ज़्यादा कर रहे होते हैं और उनसे हम कमा कम रहे होते हैं, तो हमारा तवाज़ुन तिजारत जो है वो भी ख़राब रहता है। फिर हमारे मुल्क में मनसूबा बंदी जो है वो भी नाक़िस है। ठीक है, हमारा जो पहला 5 साला मनसूबा बनाया गया वो कामयाब नहीं हो सका। दूसरा 5 साला मनसूबा कामयाब रहा, लेकिन तीसरे 5 साला मनसूबे में मुल्क सियासी तौर पर अफरा तफरी का शिकार हो गया। भारत के साथ जंग छिड़ गई। फिर हमारा जो मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो अलहदा हो गया। फिर जितने भी मनसूबे बनाए गए उसमें ऐसी पॉलिसियाँ इख्तियार की गई कि जिनकी वजह से दौलत जो है वो चंद हाथों में मुर्तकज़ होकर रह गई। एक तरफ बहुत अमीर अवाम हो गई और एक तरफ गरीब लोग जो है वो मज़ीद गरीब तर होते चले गए। फिर पाकिस्तान के अंदर दौलत की तकसीम भी गैर मसावियाना है। पाकिस्तान में दौलत का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ चंद ख़ानदानों के पास है, जबकि बाकी सारी आबादी का मैर ज़िंदगी कलील आमदनी के बायस नहायत ही पस्त है। इन चंद ख़ानदानों को सनती शोबा पर इजारादारी हासिल है, नीज़ मुल्क की सियासत और वसाइल पर काबिज़ हैं। ये अपनी दौलत ऐश इशरत पर खर्च करते हैं और मुल्क की बकिया अवाम का मैर ज़िंदगी पस्त होकर रह गया है। फिर हमारे मुल्क में सियासी तौर पर मुल्क को इस्तेहकाम नसीब नहीं हो सका। शुरू में पार्लिमानी निज़ाम की वजह से आए दिन वजारतों में तब्दीली होती रही। फिर 1958 में जो है वो मार्शल लॉ नाफज हुआ। उसके बाद 1971 की जंग में मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया। तीसरी बार फिर जुलाई 1977 में मार्शल लॉ नाफज हो गया। 1988 से 1993 तक 3 बार 52, 58, 2B के ज़रिए मुल्क में जमहूरी हुकूमतों का खात्मा किया गया। 58 2B हमारे आइन की एक शिक है, जिसके मुताबिक सदर जो है उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व कर सके, ख़त्म कर सके। तो पाकिस्तान में 3 दफ़ा इस शिक के तहत सदर ने मुल्क में जमहूरी हुकूमतों का खात्मा किया है। तो इस लेक्चर में हम इतने पॉइंट्स पढ़ेंगे। अगले पॉइंट्स जो हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।